राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य श्री इंद्रेश कुमार जी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता कानून जल्द लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा है, एक राष्ट्र और एक कानून सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर शुक्रवार को फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी की ओर से आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री इंद्रेश कुमार जी का विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। श्री इंद्रेश कुमार जी ने अपने मुख्य भाषण में कहा है कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो एक कानून द्वारा शासित ना हो। उन्होंने कहा, हमें अपनी विविधता का जश्न मनाकर और एक राष्ट्र, एक कानून और एक व्यक्ति के विचार को बरकरार रखते हुए एक उदाहरण पेश करना होगा। भारतीयों के रूप में हमें यह पहचानना चाहिए कि अंततः हमारी एकता के बंधन के मूल में भारत भारतीय, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी और भारतीयता की सर्वोत्कृष्ट भावना निहित है। हमारे देश में विभिन्न धर्म हैं और असंख्य मतों के कारण शोषण और अन्याय की संभावना है। भारत एकमात्र देश है जहां विभिन्न धर्मों के लोग शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं। इसीलिए सार्वभौमिक नागरिक संहिता के कार्यान्वयन से यह देश शांतिपूर्ण हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मजहर आसिफ ने समान नागरिक संहिता के महत्व और विभिन्न समस्याओं को रेखांकित किया, जिन्हें एक राष्ट्र, एक कानून हमारी समाज, विशेषकर मुस्लिम समुदायों से दूर कर सकता है। ईसाई समुदाय से जुड़ी राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त नीलम सी डे ने अपने भाषण में समान नागरिक संहिता के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि ईसाई समुदाय से संबंधित अधिकांश कानून पहले से ही एक कानून सिद्धांत के अनुसार है। उन्होंने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला है कि इससे महिला सशक्तिकरण और समाज का विकास होगा। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर मनोज के सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार को सामने रखने के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने आतंकवाद की बढ़ती समस्या के खिलाफ एक वैश्विक कानून की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक नागरिक संहिता को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका समाज के प्रत्येक वर्ग को समझना है। उनके अनुसार जब समाज एक कानून की मांग करता है और ये बेहतर और प्रभावी तरीके से लागू होता है। प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि किसी भी समस्या का शांतिपूर्ण समाधान आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। कार्यक्रम नई दिल्ली के कृष्णा मेनन भवन में हुआ था, जिसमें समाज के अनेकों समुदाय से जुड़े बुद्धिजीवियों ने शिरकत की तथा कार्यक्रम को सराहा। इस अवसर पर आरएसएस की राष्ट्रीय कारिणी के सदस्य श्री इंद्रेश कुमार जी के विचारों से सभी पूर्ण रूप से सहमत नजर आए। श्री इंद्रेश कुमार जी के व्याख्यान का लोगों ने पुरजोर तालियों से स्वागत किया। एक हून नाम की जाति खड़ी हुई जो थोड़ा सा राक्षसी स्वभाव की थी। उसने दाएं बाएं विश्व भर में बड़े अत्याचार किए और जब उसने मुख भारत की ओर किया तो भारत के उस समय के सम्राट विक्रमादित्य ने उनको पराजित किया और पराजित करने के बाद दंडित नहीं किया, उनको कल्चराइज किया और कल्चराइज करके उनको भारतीयता में एसिमिलेट कर लिया, हिंदुत्व में एसिमिलेट कर लिया। इसलिए दुनिया के अंदर इतिहास के पृष्ठों में हून जाति मिलती है, उसके बराबर अत्याचार भी मिलते हैं, पर आज विश्व के 803 करोड़ लोगों में हून नाम से कोई एक भी व्यक्ति नहीं है। इस भारत को समझना, हमने बुचरिंग नहीं किया, मर्डरिंग नहीं किया, हमने एसिमिलेट कर लिया और वह रक्ष जाति भी सदा के लिए मानवीय हो गई। उसी के 50-100 वर्ष बाद एक दूसरी जाति उभरी थी, शक। वह भी इमोरल ज़्यादा थी, इनह्यूमन थी, उसने भी अत्याचार किए। उस समय भारत में भी वो टकराई, बाकी जगह विनाश करते करते वो भारत की तरफ बढ़ी। उस समय दक्षिण में एक राजा थे शालिवाहन, उन्होंने उनको पराजित किया। ही फॉलोड द विक्रमादित्य, इसलिए उन सबको भी एसिमिलेट कर लिया।
दुनिया में लाखों लाख में 2 जातियां थी, बर्बर थी, उनको भारतीयता ने एसिमिलेट करके विश्व को दानवीय शक्तियों से रक्षित करने का इतिहास रचा है। इसलिए उन्होंने अपने विजयश्री को भी इसी वर्ष प्रतिपदा से मनाया। इसलिए विक्रमी संवत और शक संवत भी इसी के परिचायक हैं। भारत ने विक्रमी कैलेंडर को ज़्यादा प्रेफर किया जनता में, तो 2080। एक तीसरी घटना है जिसके लिए मैं आप सबको बधाई दूंगा। युग का परिवर्तन हुआ, द्वापर युग गया, कल युग आया, तो उसका भी 5125वां वर्ष हो गया। 36 वर्ष और जोड़ दीजिए तो महाभारत का काल आ जाएगा और युधिष्ठिर का राज्य का शुभारंभ आ जाएगा। तो मैं आप सबको इस सृष्टि और पृथ्वी संबंध के भारतीयता के आधार पर आज की कालगणना के संबंध के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। नवरात्रे प्रारंभ हुए, उसकी भी शुभकामना करता हूँ। आज हम जिस विषय के लिए आए हैं बहुत खूबसूरत विषय है। पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जो जातियों के ऊपर, धर्मों, मजहबों के ऊपर, भाषाओं के ऊपर, भूगोल के ऊपर कोई संविधान की रचना करता हो। Every nation in the world is committed with that we are a one nation, so we are a one people, so we should have a one law. कोई ऐसा देश नहीं है दुनिया में जो मल्टी लॉ से गवर्न होता हो। सारी दुनिया के देश एक लॉ से गवर्न होते हैं, उनके अपने अपने कायदे कानून। भारत दुनिया के सब देशों में एक अलग प्रकार का देश है। ये एक ऐसा देश है जो जितनी भी विश्व में विविधताएं हैं, जातियों की होंगी, भाषाओं की होंगी, परंपराओं की होंगी, मत पंथों की होंगी, भूगोल की होंगी, जलवायु की होंगी, ऐसी सारी विविधताओं को अगर कोई एक देश स्वीकार भी करता है और सम्मान भी करता है, वो दुनिया में भारत कहलाता है। ये राष्ट्रवादी, मानवतावादी शब्द हैं, ये पंथवाचक शब्द नहीं है, पूजा पद्धति वाचक शब्द नहीं है। तो इसलिए इससे पहचान मानी जाएगी। कभी अफगानिस्तान के लोग, श्रीलंका के लोग, म्यांमार के लोग और भूटान के लोग भी भारतीय ही कहलाते थे। मैं नेपाल जा रहा था, जनकपुर के एयरपोर्ट पर था, तो मैंने फार्म भरा, भारत और भारतीय। मैं यही पढ़ता हूँ, इंडिया इंडियन मैंने कभी गलती से पाप को नहीं किया, तो इसलिए मैंने भारत भारतीय भरा। तो मुझे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बुलाया कि ज़रा इस फार्म को आप ठीक कर दिए। टिकट बन गया था, टिकट मेरे हाथ में था, फ्लाइट आने में डिलेड था, तो इसलिए एक मज़ेदार घटना घटी। तो मैंने कहा, मैडम आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया एंड आई एम नॉट इंडियन, आई एम फ्रॉम भारत, आई एम भारतीय। नहीं यू करेक्ट इट। मैंने किस लिए? इतने में जो उनके और बड़ा बॉस था, आखिरी जो वहाँ का सबसे बड़ा अफसर था, वो भी आ गया। तो वहाँ एक बड़ा अच्छी सी सभा बन गई, 20-25-30 लोग। फ्लाइट तो छोटी थी, 16 लोगों की फ्लाइट थी जिसमें जा रहे थे। तो वहाँ कंक्लूड क्या हुआ, तो वो अफसर कहता है, व्हेन यू कॉल योर सेल्फ इंडिया, वी कॉल आवर सेल्फ नेपाल, देन वी आर 2 कंट्रीज। व्हेन यू कॉल भारत, फिर ये 2 कंट्रीज का झंझट खत्म हो जाता है। तो भारत तो हम भी थे, आज नहीं है, इसलिए हम भी श्लोक को बोलते हैं, उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो हम तो हिमालय के उत्तर में, दक्षिण में ही आते हैं और हिंद महासागर के उत्तर में आते हैं, हम तो हिमालय से परे नहीं हैं। तो हमने इस श्लोक को ये नहीं कहा कि ये भारतीय विस्तारवाद है, क्योंकि ये एक सत्य है। तो इसलिए इस रिक्वेस्ट के साथ उन्होंने कहा इंडिया लिख दीजिए। मैंने कहा तो लिख चुका हूँ, आप इसी को स्वीकार कर लीजिए, और उन्होंने स्वीकार कर दिया। हम मल्टी रिलीजन है,
और दुनिया से जो रिलीजन है वो भी हमने सब यहाँ रख लिए। हम मल्टी कास्ट हैं, मल्टी लैंग्वेज है, मल्टी ज्योग्राफी है, मल्टी ट्रेडिशंस है। तो इसलिए ये एक सत्य है। परंतु इन विविधताओं को हमने कभी ये नहीं माना है कि ये डिफरेंसेस हैं, भेद है। हमने इन विविधताओं में एकता का दर्शन किया, ये सब एक ही है। इसलिए बाहरी स्ट्रक्चर भिन्न है पर मूल में एक ही तत्व है। इसलिए लद्दाख से लेकर केरल तक जाएंगे और अगर बीच में काठमांडू और कैलाश मानसरोवर से अशोक वाटिका यानी श्रीलंका तक जाएंगे तो सब यही कहेंगे, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और कुछ कह ही नहीं सकते। हम ये कह ही नहीं सकते ये लड़की का बलात्कारी है, गऊ का हत्यारा है और अपराधी है और धर्मांतरणवादी है, इनको छोड़कर सभी का कल्याण। हम तो ये कह ही नहीं सकते रावण और कंस को और महिषासुर को छोड़कर सबका भला। जो अच्छे हैं वो अच्छे रहें, जो खराब हैं, बदमाश हैं, राक्षसी हैं, उनमें भी सुधार आए। हम यही कामना करते। अब प्रश्न खड़ा होता है, जब हम एक हैं तो अनेक कानून से हमारी गवर्नेंस होनी चाहिए कि एक कानून से होनी चाहिए? अब मान लो रिलीजन के आधार पर कानून में डिफरेंसेस लाए, अगर जातियों के नाम पर कानून में व्यवस्था की, अनेक जातियों के लोग, अनेक पंथों के लोग अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं तो उनकी कॉमन ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाएंगे, किसके आधार पर बनाएंगे? अगर दुर्घटना करने वाला एक अलग धर्म का और जाति का हो और मरने वाले अलग अलग धर्मों के और जातियों के हों तो इंसाफ और उनको जो प्रीमियर मदद मिले वो किसके कोर्ट में मिलेगी? अगर इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज कर ली, कल कन्फ्लिक्ट आ गया तो कौन सा कोर्ट उसके लिए चलेगा जहां न्याय मिलेगा? आप कानून दाता हैं तो यहाँ आपको अपने कानून की वो बनाना है, तो इलेक्शन करने हैं, तो आप किसके आधार पर नियम बनाएंगे? और कल कोई झगड़ा आ गया तो आप शिया कोर्ट में जाएंगे, सुन्नी कोर्ट में जाएंगे, कैथोलिक कोर्ट में जाएंगे कि प्रोटेस्टेंट कोर्ट में जाएंगे, जैन कोर्ट में जाएंगे कि सनातनी वैष्णव में शाक्त में, कौन से में जाएंगे? तो इसलिए इसको ठीक से समझना। हमारी पहचान भारतीय है, फिर उसके बाद में मुसलमान, फिर ईसाई हूँ, फिर जैन हूँ, फिर बौद्ध हूँ, फिर सिख हूँ, फिर शैव हूँ, फिर राधा स्वामी हूँ, फिर निरंकारी हूँ। जो लोग आज ये प्रैक्टिस करते हैं कि इस देश को भारतीय होने ही नहीं देना, हिंदुस्तानी होने ही नहीं देना, इंडियन होने ही नहीं देना, तो दे टॉक ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। दुनिया में कभी युग था जब शस्त्रों से युद्ध लड़े जाते थे और सत्ताओं में परिवर्तन और कब्जे देशों पर होते थे। आज डेमोक्रेसी के अंदर उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत लोग तो सोचते हैं कि साहब सब तरह के शस्त्रों का निर्माण ही दुनिया में बंद कर देना चाहिए। जब शस्त्र ही नहीं रहेंगे तो कितना लड़ेगा? तो गाली से लड़ेगा, हाथ पार से लड़ेगा, तो फिर वो देश थोड़ी लड़ेगा। दो आदमी लड़ेंगे निपट जाएगा, दो परिवार लड़ेंगे निपट जाएगा, दो ग्रुप लड़ेंगे छोटे से निपट जाएगा। दुनिया तो हिंसा में नहीं जाएगी, दुनिया तो दंगे में नहीं जाएगी। रिलीजन के नाम पर लड़ेंगे तो समूह लड़ेंगे
और इंसान के रूप में लड़ेंगे तो 2 इंसान लड़ेंगे, नो प्रॉब्लम। जाति के नाम पर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो समूह एक्सप्लॉइट होगा, नहीं तो आदमी आदमी का मैरिलेशन हो जाएगा।